हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार, आपका मेंटर। और आज नीट बाइट के सेशन में हम लोग सीखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और उसकी कौन सी यूनिक चीज़ है जो कि फाइनली हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर एलेक्स जेफरी वे बैक इन 1984। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ह्यूमंस के अंदर में 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस जो है ना, वो बिल्कुल एक जैसा है। ये केवल 0.1% डिफरेंस जो है वही हम हर एक ह्यूमन को एक यूनिक एंटिटी बनाती है। तो इसी 0.1% के आधार पे ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग करते हैं। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर होता क्या है? So actually it involves identifying difference in some specific region in DNA sequence, जिसको कि हम लोग रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर में बहुत सारे हेट्रोक्रोमैटिक रीजन होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिक रीजन के अंदर में बहुत सारे डीएनए के रिपीट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का आप देख रहे हो टेलोमियर है, राइट, सेंट्रोमियर है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर सैटेलाइट्स डीएनए होते हैं और इसी के अंदर में बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए होते हैं। फिर आप यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस भी देख रहे हो। मैंने पहले भी कहा कि 99.9% जीन तो सेम होते हैं, लेकिन उसमें से भी मैक्सिमम जीन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हेट्रोक्रोमैटिक होते हैं, फंक्शनल जीन्स नहीं होते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस हमें पाए जाते हैं। तो देखो, रिपीटेटिव सीक्वेंस को ना हम लोग दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग कहते हैं टैंडम रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, और इसी टैंडम रिपीटेटिव सीक्वेंस में का एक पार्ट है सैटेलाइट डीएनए, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, और द टर्म सैटेलाइट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डीएनए सीक्वेंस दैट comprises short head to tail tandem repeats. So within the tandem repeats, again satellite DNA is one type. Okay, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टैंडम रिपीट्स क्या होता है। तो आप इस डायग्राम में देखो, तो आप क्या देखोगे, जैसे ये सीक्वेंस है GATA, 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 ये लगातार रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो यहां पे एक ऐसा पैटर्न जहां वन और मोर न्यूक्लियोटाइड इज रिपीटेड एंड रिपीटेशंस आर डायरेक्टली एडजेसेंट टू ईच अदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंडम रिपीट कहते हैं। और किसी खास बेस सीक्वेंस तक होते रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग 8 रिपीट्स देख रहे हैं, इधर हम लोग 9 रिपीट्स देख रहे हैं, राइट। सो इनफैक्ट ये शॉर्ट रिपीट है, जो कि एक सीक्वेंस है जो लगातार एक दूसरे को रिपीट करता रहा, इसी को हम लोग टैंडम रिपीट्स बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये था रेपिटेटिव डीएनए का एक पार्ट। तो हम क्या देखेंगे कि सैटेलाइट डीएनए जो है ना, दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और जो उसके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम लोग कहते हैं VNTRs, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अभी आपने टैंडम रिपीट्स देखा, मैंने आपको बोला एक में कहीं 8 है, एक में 9 है, 10 है, 11 है, कुछ हो सकता है। तो ये क्या हुआ, अलग अलग नंबर का है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है ना, दैट बिलोंग्स टू अ सैटेलाइट डीएनए, क्लास ऑफ ए सैटेलाइट डीएनए। ओके, और उसको हम लोग क्या रेफर करते हैं, मिनी सैटेलाइट। ओके, उसी में हम लोग क्या देखेंगे, देयर इज अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस दैट इज अरेंज टैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स। ओके, एंड दिस कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल्स। तो कुल मिला के हम क्या देखेंगे, जो VNTR की साइज है ना, दैट वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 टू 20 किलो बेस पेयर्स। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दे हेल्प अस टू डिटेक्ट द डिग्री ऑफ relatedness to another sequence of oligonucleotide, and this is what actually it is utilized in case of DNA fingerprinting, right? चलो अब देखते हैं, ये देखो, there are 3 principal families of VNTRs। क्या क्या है, माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स और मैक्रो सैटेलाइट्स। नाम से स्पष्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट साइजेस ऑफ द रिपीट्स, उसके आधार पर ये सारे आइडेंटिफाई किए गए, है ना। तो देखो, माइक्रो सैटेलाइट्स को हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स और शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, क्योंकि इसके अंदर बेस सीक्वेंस जो होते हैं वो 1 से 9 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं। दीज आर द माइक्रो सैटेलाइट्स। ठीक है ना। तो आप यहां देखो, यहां पे माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स और मैक्रो दोनों हैं। तो मैंने माइक्रो में आपको बताया 1 to 9 बेस पेयर्स होता है।
सिमिलरली यदि हम लोग मिनी सैटेलाइट्स को बोलें, ओके, तो उसके अंदर में 10 to 100 बेस पेयर्स होते हैं जैसा आपको दिख रहा है, और मैक्रो सैटेलाइट्स के अंदर में क्या होगा, मोर देन 100 बेस पेयर्स पाए जाएंगे, राइट। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, देयर आर 3 प्रिंसिपल फैमिलीज ऑफ VNTRs, मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मैक्रो सैटेलाइट्स, ओके। चलो, नाउ वी विल लर्न अबाउट द DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स। तो देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स के अंदर में क्या है, इट इंक्लूड्स सॉदर्न ब्लॉटिंग। सॉदर्न ब्लॉटिंग क्या था, जब हम लोग नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे DNA को ब्लॉट करते हैं, राइट, DNA को हम लोग जब ब्लॉट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉदर्न ब्लॉटिंग, ओके। और इस सॉदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव प्रोब को हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जो प्रोब जब हमारा बन जाए तो हम लोग एक दूसरे DNA जिससे कि हमको आइडेंटिफाई करना है, तो उसे हाइब्रिडाइज करेगा, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल की मदद से उसके हमें पहचान लेंगे। देखते हैं इस प्रोसेस को। तो हमारा पहला काम क्या होगा, पहला होगा हम DNA को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ DNA, ठीक है। तो आइसोलेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसको हम लोग स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे तो इसको हमको अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो अलग सेपरेट कैसे करते हैं, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाए तो फिर क्या करते हैं, ये अलग अलग सेपरेटेड को हम लोग नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग, ओके। और ब्लॉटिंग होने के बाद ये जो अलग बन गया, उसको जो पहले का जो प्रोब रेडी है, उस प्रोब से हम लोग हाइब्रिडाइज कराते हैं। सो दिस इज ऑल एज फार एज द एंटायर DNA फिंगरप्रिंटिंग इज कंसर्न, ओके। फिर से इस पूरे के पूरे स्टेप्स को हम लोग 1 by 1 हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। चलो, तो पहला हम लोग बात करते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेशन के लिए कोई भी सोर्स चलेगा, क्योंकि DNA का बहुत छोटा सा अमाउंट चाहिए। तो हमारा हेयर का फॉलिकल हो सकता है, स्किन सेल्स हो सकता है, ब्लड टिश्यूज हो सकता है, सीमेन हो सकता है, कहीं से भी जहाँ पे हम लोग को DNA मिल जाए, राइट। तो वहाँ पे हम लोग पहले हम लोग सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, और उस सैंपल से फिर हम लोग DNA निकाल लेते हैं, राइट। बाद में फिर क्या होगा, उस DNA को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे, ताकि उसके छोटे छोटे हमें फ्रैगमेंट मिल जाए, है ना। और फिर उसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी जानते हैं। तो देखो आपके सामने इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो फ्रैगमेंटेड पोर्शंस को यहाँ पे, इस पूरे फ्रैगमेंटेड पोर्शंस को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये कौन सा है, दिस इज अ एग्रोज जेल, ओके। सो होता क्या है कि यदि हम लोग एग्रोज जेल के ऊपर में जो फ्रैगमेंटेड DNA है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करें, चूंकि DNA एक चार्ज मॉलिक्यूल है, सो डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज एंड मास दे विल माइग्रेट टू दिस पर्टिकुलर एरिया। ये इस पूरे इलेक्ट्रिकल फील्ड में माइग्रेट करेंगे। तो उनके चार्जेस एंड मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से ये क्या होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, लाइक दिस। आप देखो यहाँ पे ये पूरा पूरा सेपरेटेड है, अकॉर्डिंग टू द चार्ज एंड मास द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड, ओके। सो दिस इज हाउ वी सेपरेट द इंटायर द DNA फ्रैगमेंट्स, ओके। अब ये जब सेपरेट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, वो एक प्रोब बन जाता है, ओके। क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज पेपर का काम क्या होता है ना, वो DNA स्टैंड को चिपका लेता है, एक DNA स्टैंड को पकड़ लेता है, ओके। और बाद में उसके ऊपर यदि हम लोग DNA एंजाइम लगा दें तो क्या होगा, वो तो डबल स्टैंडर्ड DNA था, तो एक स्टैंडर्ड निकल गया, तो एक ही स्टैंड बचा, तो वो क्या हो गया, एक प्रोब की तरह काम करने लगा, ओके। अब हम इसके ऊपर एक रेडियो एक्टिव या कलर्ड प्रोब या कंट्रोल प्रोब इसके ऊपर डालते हैं, है ना। तो वो रीजन जो है वो स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव रीजन से ही हाइब्रिडाइज करेगा। जो हाइब्रिडाइज करा उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। सो दिस इज हाउ इज एक्चुअली इट इज यूटिलाइज, ओके।
तो फिर से ये पूरे प्रोसेस को देखो, ये डायग्राम में हम लोग प्रोसेस देख सकते हैं। सो आपको नज़र आ रहा है ये दिस इज़ अ ब्लड सैंपल, ओके। फिर यहाँ पे डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सेल्स दैट कट इनटू फ्रैगमेंट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इसको हमने अलग कर लिया, है ना। और फिर इसको एक नाइलॉन मेम्ब्रेन पे हम लोग ट्रांसफ़र किया, जिससे एक सदन ब्लॉटिंग हो गई। डीएनए को जब हम लोग नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ब्लॉट करते हैं तो उसको हम लोग सदन ब्लॉटिंग कहते हैं, ओके। नाउ डीएनए प्रोब बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एट द मेम्ब्रेन। बाद में हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव प्रोब इसके ऊपर डाला। जैसे ये तो ओरिजिनल प्रोब था, अब इसके ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोब डाला। तो रेडियो एक्टिव प्रोब यदि इससे मिलता जुलता है तो इसे हाइब्रिडाइज करेगा, ओके। और यदि इसे हाइब्रिडाइज कर लिया तो बाद में हम क्या देखेंगे, वो पूरा का पूरा हाइब्रिडाइज एरिया हमें एक रेडियो एक्टिव मटीरियल के रूप में मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स, ओके। सो दिस इज हाउ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्ट्स। तो चलो उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई इन द डायग्नोसिस एंड डेवलपिंग क्योर फॉर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, जहाँ बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू diagnose inherited disease like cystic fibrosis, hemophilia, right, Alzheimer's, sickle cell anemia, thalassemia, and many other diseases, okay. पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि एक चाइल्ड का जो डीएनए है वो उसके पेरेंट्स से जरूर मिलेगा, सो उसको भी आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। बट सबसे ज़्यादा इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉरेंसिक एविडेंस में, ओके। आपके सामने एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कलर किया गया है जस्ट टू डिफरेंशिएट द थिंग्स, ओके। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली हम लोग करते कैसे हैं। तो देखो, मान लो कि एक क्राइम सीन है, क्राइम सीन से हमने ब्लड कलेक्ट किया, ओके। लेट इट बी कि सी जो है ये क्राइम सीन का है। तो यहाँ पे आप देखो, ये क्रोमोसोम 7 का क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 16, ओके, इसका एक डीएनए बैंड बना, और इसकी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैंड बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड से पहले हम लोगों ने डीएनए निकाला, उसकी हमने फ्रैगमेंट करी, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तैयार किया, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग तैयार किया, तो हमारा एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर ये बन गया। सो दिस इज अ नाइट्रोसेलुलोज पेपर जहाँ पे हमें डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए नजर आ रहे हैं। और मान लो ये दो सस्पेक्ट लोग हैं, है ना, ए इज वन सस्पेक्ट एंड बी इज अनदर सस्पेक्ट। तो दोनों का भी हम लोगों ने इसी तरह से क्रोमोसोम 7 to 16 का हमने ये पूरा का पूरा डीएनए निकाल लिया। अब हम दोनों को मैच करते हैं। तो आप क्या देखोगे, सी इज का ये जोन ये किससे मैच कर रहा है, ये बी से मैच कर रहा है ना। ये वाला जोन भी यहाँ पे बी से मैच कर रहा है, ये भी जोन ये दोनों से मैच कर रहा है, राइट। और ये वाला भी इससे मैच कर रहा है, यानी मैक्सिमम मैचिंग इसमें हम लोग कहाँ देख रहे हैं, मैक्सिमम मैचिंग इज द बी। सो द सी पे जो हमने ब्लड कलेक्ट किया था वो बी पर्सन का है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट इज डन। आई होप द वेरी प्रोसेस ऑफ DNA fingerprinting is very clear to you, okay. So that's all for today's sessions. Don't forget to like and subscribe this channel, right? Thank you.